नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत चौरहे। नेपाल में पहले भूकंप और बीती रात तेज बारिश के चलते अब लोगों पर दो तरफा मार पड़ी थी, लेकिन आज सुबह बारिश रुकने और धूप निकलने से स्थानीय नागरिकों और राहत कार्य में लगे एजेंसियों में एक नई उम्मीद जगी है। मौसम साफ होने की वजह से राहत और बचाव अभियान में तेजी आने की उम्मीद है। भूकंप से तबाह हुए नेपाल में अभी भी कई जगहों पर मदद नहीं पहुंच पाई है। बारिश के चलते राहत और बचाव के काम में रुकावट आ गई। नेपाल के अलग अलग इलाकों में रात भर तेज बारिश और भूकंप के झटके नहीं थमे। आज सुबह भी नेपाल में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। अब तक 50 से भी ज्यादा झटके नेपाल में आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि भूकंप से नेपाल में करीब 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और मौत का आंकड़ा 3200 के पार जा चुका है, जबकि 6000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है। घायलों के इलाज में भी काफी मुश्किल आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है। और इस बीच नेपाल में फंसे भारतीयों को भी निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। इंडियन एयरफोर्स के जरिए अब तक करीब 2000 लोगों को भारत लाया जा चुका है। वहीं नेपाल में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत से 6 मेडिकल टीमें, इंजीनियर्स, टास्क फोर्स, साथ ही कंबल, टेंट जैसी और दूसरे राहत के सामान नेपाल भेजे जा रहे हैं। काठमांडू में भूकंप पीड़ितों को राहत कैंपों में रखा गया है, लेकिन इन कैंपों में रह रहे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप पीड़ितों से बात की हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता ने। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त काठमांडू में जो नेपाल का मुख्य निर्वाचन आयोग है उसका ये एक लॉन है और उसके अंदर यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है। आप देख सकते हैं चारों तरफ इस कैंप के अंदर किस तरीके से लोग बिखरे हुए हैं और यहाँ पर ये लोग पिछले 2 दिन से मौजूद हैं। लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों को जाना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ काठमांडू से नहीं आए, ये बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। काठमांडू से कोई 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से। मैं बात करता हूँ इन लोगों से, किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कहां से आए हैं आप? मैं काभ्रे पलांचोक। कितनी दूर काठमांडू से? इधर से काभ्रे पलांचोक तो 50 किलोमीटर दूर से। अब क्या आपको अपना घर छोड़कर आना पड़ा है यहाँ कैंप में? क्या कुछ बुनियादी सुविधाएं आपको, बेसिक फैसिलिटीज यहाँ मिल पा रही हैं? अभी इधर तो कैंप तो लगा हुआ है, लेकिन पीने के लिए पानी भी नहीं है। कल एक टैंकर वाला लाके वो सशस्त्र प्रहरी लोग दिया था और गवर्नमेंट का कोई आदमी भी इसमें दिलचस्प नहीं ले रहा है जी। हम लोग ऐसे बैठे हैं कि रात को बारिश भी हुआ था, बारिश में कितने लोग भीग गए, वो लोग को कुछ मतलब नहीं है। खाने पीने का आपने बताया कि पानी और खाने की समस्या है, टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं क्या? टॉयलेट भी ये लोग बराबर तो नहीं है, लेकिन अभी कुछ लगा दिया है, ये पर्याप्त नहीं है। आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको किन हालात में यहाँ आना पड़ा, कहाँ से आए हैं? हम लोग तो खास यूपी बलिया जिला के रहने वाले हैं, मगर हम लोग 15 साल से यहीं पर हैं अपना बिजनेस। कैसे, क्या आपका घर तूफान में ढह गया जो आप यहाँ कैंप में आए हैं? नहीं, रूम से पूरा क्रैक हो गया है, सब क्रैक हो गया है। हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि जिन लोगों के घर गिरे भी नहीं है, वो क्रैक्स की वजह से और दूसरी वजहों से जाना नहीं चाहते हैं कि कभी भी मौसम बिगड़ सकता है। मैडम, आप लोग कहाँ से आए? I'm from Canada. You are from Canada, and how come you are in this camp? I came here for a 2-week trading course to Nepal, and I was supposed to go to Pokhara, but there was an earthquake here the day that I came. Yeah, so we were staying in a hotel nearby, but the hotel keeps shaking with the tremors, and so we're too scared to stay there. We came here. You are not staying in your hotel, and you are staying in this camp. Yeah. In this camp, are you getting some basic facilities? No, there's nothing really here. We're very surprised because we expected some water or some food or something, but at least we're away and we're open in an open space, and that's why we're happy to be here. आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों के अंदर दहशत के आलम का कि ये मेरे साथ कुछ विदेशी टूरिस्ट हैं जो यहाँ किसी काम से आए थे, लेकिन अपने होटल में रूम होने के बावजूद ये वो रूम छोड़कर यहाँ कैंप में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्रैम्प्स आए हुए हैं, क्रैक्स आए हुए हैं। मैडम, आप कहाँ से आई हैं? और मैं भी काभ्रे पलांचोक से आई हूँ, लेकिन 10 साल से काठमांडू में रहती हूँ, है ना। यहाँ कैंप में कैसे आपको आना पड़ा? कैंप में हम लोग सब घर पर थे, है ना, इसलिए जो भूकंप झटका आया ना, इसलिए हम लोग सब
बसने के लिए यहाँ पर आए। भूकंप में घर गिर गया इसलिए यहाँ आना पड़ा। आप सर यहाँ पर जो कि जिस तरह की सुविधाएं हैं, या आपको क्या लगता है कि क्या बेसिक फैसिलिटीज देनी चाहिए सरकार को? आप सुविधा की बात करें तो सुविधा तो बिल्कुल ही नहीं है। गवर्नमेंट का इधर कुछ भी फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। वो सब आप जो भी देख रहा है, आमने सामने जो भी देख सकते, वो सब वो सिर्फ लोगों ने किया है। इधर गवर्नमेंट का कुछ फैसिलिटीज नहीं है। ये टेंट ये जो सब आप देख सकते हैं ना, वो सब खुद आदमी ने लगा है। ये सिर्फ ग्राउंड ये निर्वाचन आयोग के आप ग्राउंड में सिर्फ जमीन सरकार ने दे दी है, लेकिन यहाँ की जो सुविधाएं हैं, यहाँ पर जो बेसिक इंतजाम किए गए हैं वो लोगों ने खुद किए हैं, ऐसा कहना है लोगों का। मैं कोशिश करता हूँ किसी कैंप में जाने की वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं। मैडम, आपको यहाँ कितना वक्त हुआ है और आपको किस हालात में यहाँ आना पड़ा? कल से आया हूँ, कल से यहाँ पर आया है कैंप पर। यहाँ पर आपको सुविधाएं मिल रही, आपको क्या रहने लायक सुविधाएं मिल रही? मैं समझता हूँ कि अपने घर जैसी सुविधा तो नहीं मिल सकती है, लेकिन क्या यहाँ आपको रहने लायक सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है? सरकार के कोई लोग आपकी असिस्टेंस के लिए आ रहे हैं? बड़ी सुविधा है यहाँ पर। यहाँ पर बड़ी सुविधा है, कुछ दिक्कत नहीं है। अब आप अपने घर लौटना चाहती हैं अभी, या आपको डर लगता है कि दोबारा भूकंप आ सकता है? डर तो लग जाएगा ना, वहाँ पर बैठने के घर पर जाएगा तो बहुत डर लगता है। यहाँ पर तो ठीक है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सेफ है। देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि कैंप के अंदर लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने घर जाने में डर लगता है। आप बताएंगे? तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का आलम यहाँ पर है। मैडम, आप बात करना चाहेंगी? आप लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पर किस तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है आपको? Yeah, I've come from Australia. Okay. For my holidays. Okay. And with the disaster that's happened here, it's very unfortunate. So were you staying in a hotel or what? No, I have a house here. Oh. I've come for a holiday, but for the disaster that's happened here. So your house is ruined in the disaster? Not yet, but we've got cracks in the houses. We feel unsafe to stay in the houses, so we are camping here with everyone else. And just the problems that we have is the sanitation problem. Right. We don't have proper sanitation, toilets, no toilets. We lack of water, no drinking water. And we have people outside the world, around the world who are worried about how we are doing, are we safe or not. We don't have any... So are you able to convey your message to them? No, that's the problem. We don't have any connectivity, no phones. We don't have electricity to charge our phones. Our phones don't work, there's no network connection, so we are not being able to talk to people outside here. तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पर फोन कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो दूर दराज से आए हुए लोग हैं वो अपनी सुविधाएं पहुंचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैंने कुछ विदेशी लोगों से बात की, आप ये देख सकते हैं, ये जो कैंप है या इसके ठीक पीछे नेपाल के उपराष्ट्रपति का कार्यालय है, यानी कि ये एक हाई प्रोफाइल इलाका है, और इस इलाके के पास लगे हुए इस कैंप के अंदर भी बुनियादी सुविधाओं तक की कमी है और लोग शिकायत कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जो कैंप लगे होंगे वहां पर क्या आलम होगा। सरकार की भी मजबूरी है, सरकार ने भी ये कहना शुरू किया है कि हर गली कूचे तक सरकार के लिए पहुंचना मुश्किल है, ये इतनी बड़ी तबाही है, इसलिए लोगों को कुछ अपना ख्याल भी खुद रखना होगा। लेकिन इस बर्बादी के बदहवासी के आलम में लोगों की जो मजबूरियां हैं उनका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी जरूरत यही है कि सरकार अपनी तरफ से राहत और बचाव के साथ साथ एक लोगों को ये यकीन दिलाए कि हाँ, वो उनके लिए, उनकी सेवा के लिए या उन्हें वापस उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हाजिर हैं। लेकिन फिलहाल लगातार आ रहे भूकंप के झटकों, लोगों के जहन में बसी हुई आशंकाओं और दहशत के बीच लगता नहीं है कि निकट भविष्य में आने वाले कुछ घंटों या दिनों में इन लोगों को राहत मिल पाएगी। काठमांडू में कैमरा पर्सन राजू खत्री के साथ नीरज गुप्ता, IBN 7 के लिए। भूकंप आफत बनकर आई और फिर उसके बाद एक और आफत आसमान से बारिश के रूप में। लेकिन इस आफत से बचने के लिए लोग राहत कैंपों में पहुंचे, लेकिन अब राहत कैंप भी आफत कैंप बन चुके हैं। राहत कैंप में पानी की कमी के चलते भूकंप पीड़ितों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राहत कैंप का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता ने। 3000 से ज्यादा लोगों की मौत, लगातार आते एक के बाद एक भूकंप के झटके
और लोगों के जहन में दहशत का माहौल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल के अंदर कुदरत के इस कहर का क्या आलम है। मैं इस वक्त काठमांडू के एक राहत कैंप में मौजूद हूं, लेकिन ये राहत कैंप राहत से ज्यादा आहत कैंप नजर आता है। जिस तरह लोगों को यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है, लोगों की शिकायत है कि खाने पीने को उन्हें नहीं मिल रहा है, टॉयलेट जैसी, शौच जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इसके अलावा ज्यादा इंतजाम लोगों को खुद करने पड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से असिस्टेंस, सरकार की तरफ से सहायता नहीं आ पा रही है। एक बड़ी बात है, एक बड़ी हैरानी की बात हमें इस कैंप में देखने को मिली कि बहुत सारे विदेशी टूरिस्ट जिनके की काठमांडू में बाकायदा जिनके पास होटल है, वो अपने होटल में रहने की बजाय इस राहत कैंप में रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। होटल की दीवारों में जो दरारें पड़ गई हैं वो उन्हें डराती हैं कि भूकंप का कोई अगला झटका उसे फिर ना गिरा दे। तो ये मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। जो लोग दूर दराज से आए हैं वो अपने रिश्तेदारों तक, अपने परिवार वालों तक अपने सही सलामत होने की कोई खबर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए ये आशंकाओं का आलम लगातार बना हुआ है। सरकार और लोगों के बीच भ्रम की स्थिति भी है। सरकार अपनी तरफ से, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों तक वो कोशिश नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि शायद उनकी जरूरतें जो हैं वो सरकार के जो अंदाजे हैं उनसे मेल नहीं खा रही हैं। भारत की तरफ से बहुत राहत और बचाव का खजाना नेपाल के लिए खोला गया है। यहाँ पर एयरपोर्ट पर बाकायदा लगातार भारतीयों को यहाँ से निकालने के लिए कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल, सरकारी फ्लाइट्स लगातार एक के बाद एक आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर तबाही का आलम इतना ज्यादा बड़ा है कि ये तमाम राहत जो है वो छोटी नजर आती है। सरकार ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम हर गली कूचे और हर शख्स तक नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इसी तरह मुफलिसी के इस आलम में टेंटों के नीचे बैठे हुए अपने मासूम बच्चों के साथ, अपने बुजुर्ग लोगों के साथ इस तरीके से यहाँ टेंटों में रह रहे लोगों को अपना खुद ख्याल रखना होगा। सरकार ने अब ये बात भी कहनी शुरू कर दी है। लेकिन इस पूरे माहौल में, इस पूरी दहशत के अंदर सबसे बड़ा जो पीड़ित है वो ये सड़कों पर बिखरा हुआ इन टेंटों के अंदर रह रहा यही वो शख्स है जो अपने घरों तक लौटना नहीं चाहता। जो इमारतें गिर चुकी वो तो बर्बाद हो गई, वो जमींदोज हो गई, लेकिन जो इमारतें नहीं गिरी हैं उनमें भी लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि कुदरत की नजर किस वक्त दोबारा टेढ़ी हो जाए, किस वक्त भूकंप का दोबारा झटका आ जाए, इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो लोगों को ये यकीन दिलाए, उनका जो यकीन है वो वापस लौट आए, वो अपने घरों को लौट सके, राहत की सामग्री उन तक पहुंच सके। इसमें ये जरूर है कि इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा और लगातार ये कोशिश करती रहनी पड़ेगी कि वापस हिमालय के इस देश के अंदर पटरी से उतरी जिंदगी वापस पटरी पर लौट पाए। कैमरा पर्सन राजू खत्री के साथ नीरज गुप्ता, काठमांडू में IBN 7 के लिए। और हालात ये हैं कि लोगों को बुनियादी चीजें भी अभी नसीब नहीं हो पा रही है। यहां संचार माध्यम भी पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है और ऐसे में अपनों तक पहुंचने की कवायद भी नहीं हो सकती। अब कोशिश हमारी यह है कि हम इसमें जरिया बन सकें, आपकी कोई मदद कर सकें। अगर आपका कोई नेपाल में फंसा है तो हमें भेजिए उनकी तस्वीर, हमें मेल करें editor@ibnkhabar.com पर, ट्विटर पर तस्वीर टैग करें @IBN खबर पर, ताकि हम बन सकें जरिया आपकी कुछ मदद का। और ऐसे में IBN 7 पर नेपाल में भूकंप की ये कवरेज लगातार जारी है। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में जलजला, भयानक भूकंप ने सैकड़ों की जान ली। हर तरफ दुख, मातम, बेबसी। पल पल की कवरेज के लिए नेपाल पहुंची नेटवर्क 18 की सबसे बड़ी टीम। भूकंप के हर अपडेट के लिए देखते रहिए IBN 7। दर्द का ये जलजला देखने को मिल रहा है नेपाल में। एक के बाद एक आफत आ रही है। ऐसे में नेपाल से अब तक करीब 2000 भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। देश लौटने के बाद इन्हें बड़ी राहत मिली है। नेपाल में तबाही का खौफनाक मंजर देखने वाला राजकोट का एक परिवार अब अपने घर सही सलामत पहुंच चुका है। हर्षद अपनी पत्नी और बेटे के साथ 24 अप्रैल को काठमांडू घूमने गए थे। वो अपने परिवार के साथ पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही एक होटल में ठहरे, लेकिन 25 तारीख को भूकंप आने के बाद उनका होटल तबाह हो गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। उन्होंने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा।
पूरा मार्केट में ऐसी जगह पे कुतुब मीनार आके बहुत सारा भीड़ रहता है उधर, कि पूरा लोग उधर ही जैसे टूरिस्ट जाता है तो उधर ज़्यादा तक जाता है, क्योंकि ऊपर 200 फुट के ऊपर है, ऊपर चढ़ के पैरी से सीढ़ी से जाने का, और ऊपर पूरा नज़ारा उधर से दिखता है काठमांडू का। वो पूरा नज़र के सामने ऐसे गिरा ना कि ऐसे अभी देखते हैं तो ऐसे कंपन होता है शरीर के अंदर के। अब हम नज़र के सामने कुदरत ने ऐसा अच्छा हम लोग को कुछ किया होगा तो हम लोग बच के भाई हम वतन पे आ गए। अभी क्या बैठे रहे उधर हिम्मत करके, कि रोड भी नहीं था, कैसे क्या करेंगे, हम परेशान हो गए थे। रोड से भी ये बंद हो गया था रास्ता, पूरा पहाड़ गिर गया था, एक ही रास्ता नीचे आने का था वो भी गिर गया था, इसीलिए हम लोग उधर ही बैठे रहे। तो 9:30 बजे हमको इन्फॉर्म किया कि अभी कुछ इंडियन गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर आ रहा है फ्लाइट, उसमें आपको कुछ इंडियन ले जाएगा। तब हम लोगों का ऐसा हुआ कि हम इंडियन जाएंगे, ऐसे जिंदा पहुंच जाएंगे ऐसे। और भारत की ओर से लगातार मदद की जा रही है। वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ भारतीय जो फंसे हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश लगातार चल रही है। इंडियन एयरफोर्स लोगों को वापस लाने में मदद कर रहा है और वायुसेना की मदद से अब तक करीब 2000 लोगों को देश वापस लाया जा चुका है। सुरक्षित वतन वापसी के बाद लोगों के चेहरे पर राहत साफ नजर आ रही है। बहुत मुश्किल है, वहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है और खाना पीना पानी सबकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बट ऐसे समय में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने जो आके जो हेल्प की है और वाकई में ही अप्रिशिएबल है। हमारे को भी खाना कल से आज हमने हमारे को पूड़ी के पैकेट्स मिले हैं, हमने कल से आज खाना खाया है। हम आपको दिखा रहे हैं नेपाल में मची तबाही का मंजर। नेपाल में भूकंप के साथ ही माउंट एवरेस्ट पर भी बर्फीले तूफान की वजह से बेस कैंप पर तबाही मच गई है। बेस कैंप पर बर्बादी के मंजर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो मंजर जब माउंट एवरेस्ट पर आई तबाही। किस तरह से बेस कैंप से बर्फ का ये तूफान टकराता है और देखते ही देखते हर तरफ फैल जाती है इस तरह की ये खौफनाक तस्वीर। भूकंप के एक दिन बाद YouTube पर अपलोड की गई ये तस्वीर। हम आपको बता दें कि नेपाल में आए इस भयानक जलजले से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी नहीं बच पाई और माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों के ठहरने के लिए बने कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो गए और अपने ठहरे कई और लोगों की इसमें मौत हो गई है। बर्फीले तूफान के बाद बेस कैंप में मौजूद कई लोग अब भी लापता हैं। ये है उस बर्फीले तूफान की तस्वीरें। जानकारी यह है कि तकरीबन 1000 लोग उस वक्त बेस कैंप में मौजूद थे जब यह बर्फीला तूफान आया और देखते ही देखते कईयों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीरें बयां करती है कि कैसे अचानक कहर की तरह ये बर्फीला तूफान आया और बेस कैंप में मौजूद उस वक्त के तकरीबन 1000 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बेस कैंप की ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। माउंट एवरेस्ट पर भी पर्वतारोही मौजूद थे, उनके ठहरने के लिए यहाँ कैंप बनाया गया और ये कैंप भी इस बर्फीले तूफान में बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। कई लोग यहाँ ठहरे थे। माना जा रहा है कि तकरीबन 1000 लोग इस वक्त यहाँ मौजूद थे जब माउंट एवरेस्ट के इस बेस कैंप में ये बर्फीला तूफान आया है। बेस कैंप में मौजूद कई लोग अब भी लापता हैं जिनका कुछ पता नहीं चल पाया है। माउंट एवरेस्ट में किस तरह से आया है ये बर्फीला तूफान, अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। और नेपाल में आए इस भयानक जलजले से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी भी बच नहीं पाई। माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहियों के ठहरने के लिए बने कैंप बर्बाद हो गए और उसमें ठहरे कई लोग मौत की आगोश में समा गए। माउंट एवरेस्ट पर मची तबाही को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तबाही की ये तस्वीरें माउंट एवरेस्ट की हैं, जहां पर्वतारोहियों के बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो गए।
नेपाल में शनिवार को आए विनाशकारी भूकंप के बाद दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के पास भारी हिमस्खलन हुआ, जिसमें कई बेस कैंप पूरी तरह बर्बाद हो गए। पर्वतारोही जिस बेस कैंप में ठहरते हैं वहां दर्जनों लोगों की मौत भी हुई है। शनिवार को हिमस्खलन कुमोरी माउंट से शुरू हुआ। एवरेस्ट से कुछ किलोमीटर दूर है कुमोरी माउंट। पर्वतारोहियों के 2 बेस कैंप हिमस्खलन में ढह गए। कई पर्वतारोही लापता बताए जा रहे हैं। बेस कैंप के पास संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप है। पर्वतारोहियों की ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है। बेस कैंप से लौटने का रास्ता पूरी तरह बर्फ में दबा है। भूकंप के बाद एवरेस्ट पर हुई तबाही के बीच फंसे कुछ घायल शेरपाओं को बचाकर बस से एयरपोर्ट लाया गया। इनमें से किसी का सिर फूटा था, किसी के हाथ टूटे थे तो किसी की आंख बुरी तरह घायल हो चुकी थी। जैसे ही इनके परिवार को झलक मिली वो फूट फूट कर रोने लगे। काठमांडू में एयरपोर्ट पर लोग अब भी अपनों के इंतजार में भटक रहे हैं। हालांकि इसी बीच माउंट एवरेस्ट से एक अच्छी खबर भी आई। वहां मची तबाही को लेकर जब पूरी दुनिया दहशत में थी तब एबीसी के अर्जुन ने अपनी टीम के सकुशल होने का वीडियो संदेश भेजा और बताया कि वो और एबीसी की टीम पूरी तरह सुरक्षित है, उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। I'm really glad to inform all of you guys that all the climbers who were up there are back down at ABC, safe and sound. Not even one of them is hurt. No casualties. There is a little bit of damage which is done to a couple of tents up there. सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर दुनिया भर के पर्वतारोही जाते हैं। इसीलिए हिमस्खलन से बेस कैंप के तबाह होने की खबर जब सामने आई तो हर तरफ हड़कंप मच गया। लोग अपनों की तलाश में हैं, लेकिन इंतजार जैसे जैसे लंबा हो रहा है उनका दिल एक अनजाने डर से बैठा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। नेपाल में आए इस भयंकर तूफान की वजह से 3200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई लोग घायल हुए हैं, कुछ जान बचाने में कामयाब रहे। जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने मौत के मंजर को बेहद नजदीक से अपनी आंखों से देखा। इस तबाही की कहानी आइए सुनते हैं इन्हीं चश्मदीदों की जुबानी। अब जब वो गिरने से पहले जब हिलने लग गया ना तो सब आदमी हम लोग डेरा में सोए हुए थे। कुछ आदमी सोए हुए थे, कुछ आदमी खाना खा रहा था। उसका बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर निकल कर इस तरह भागे हम लोग। इस तरह भाग के थोड़ा देर जाते हैं तो पूरा अंधेरा हो गया, जब तक धरारा आगे गिर गया हुआ था। बहुत ज्यादा हुआ, 2 मिनट तक आया। हम तो बहुत डर गए, लेकिन वो उधर से हम नाइट इधर आ गए काठमांडू में। सारी रात बाहर ही सोए, हम बस में सोए। अभी मंदिर देखने आए, इधर 2-3 मंदिर टूट गए हैं, मुख्य मंदिर ठीक है। तो हाथ नहीं देता तो हम वहाँ से ही डिजास्टर हो जाता है, टोटली हम चला जाता है। उस वक्त हमारा नीलकंठ मंदिर में था, नीलकंठ बूढ़ा बाबा मंदिर में था। और पहाड़ में इतना पाथर और पहाड़ के ऊपर जा घर जा था, वो तासेर घर का निकल रहा है, भांग टूट रहा था, ताश का घर के सब। ऐसा कभी हम देखा नहीं। पूरा जमीन हिल रहा था, हम लोग खड़ा नहीं हो पा रहे थे जमीन में, पूरा डगमगा रहा था। हम लोग तीनों एक आदमी ऐसा मिलकर खड़ा हो पा रहा था। पूरा तो जमीन ऐसा हिल रहा था। मोटा मोटी खत्म से हो गया, न पानी है न बिजली है, सब कुछ बंद हो गया। हमारे आसपास में मतलब आदमी मरते हुए देखे हम भी, कैसे मर रहे हैं आदमी। ऐसे बिल्डिंग गिर रही है सब। अगर अब उसी रफ्तार से आया तो फिर शायद अभी भी वैसे ही गिरा होगा जैसे लग रहा है। बाकी जो भी अनुमान डोका है देखने लायक, जो भी है टोटल बिल्डिंग खत्म हो चुकी है। नेपाल राष्ट्र बैंक है वो भी खत्म हो चुकी है। 12:15 बजे इतनी भयंकर आवाज, जो फ्लाइट लैंड करती है उस तरीके से आवाज आई, हम डर गए और मैं पूरा घूम के नीचे बैठ गया और जगह जमीन पूरी हिल रही है। इतना वाइब्रेट था कि जबरदस्त वाइब्रेट था। और जहाँ हर बिल्डिंग के नीचे कम से कम 10, 15, 20, 25 लाशें मिली। शनिवार का दिन था, वहाँ पे हॉलीडे रहता है। मंदिर तो कहीं नहीं, सब भी गए, सभी मंदिर नीचे। पशुपतिनाथ को छोड़कर केदारनाथ की तरह, पशुपतिनाथ को छोड़कर केदारनाथ की तरह पूरा खत्म हो गया जी, पूरा ही खत्म हो गया। जनकपुर बता रहे हैं और बहुत सारे, हाँ, जनकपुर में, पोखरा में, लामजुंग में, गोरखा में, भगतपुर में, बानेपा पूरा खत्म हो गया। वहाँ का हालात तो बहुत बिगड़ा हुआ है। वहाँ तो देखो जो वहाँ रह रहा है उसका मर के जी रहा है। वो एक मिनट में, हर आधा घंटे में भूकंप आ रहा है। कभी धीरे से आ रहा है, कभी फास्ट से आ रहा है। सब लोग बाहर में निकले हुए हैं, बाहर में कोई खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है। और
इस तरह से नेपाल में आए इस भयंकर जलजले की वजह से पूरे नेपाल में हाहाकार मचा हुआ है। IBN 7 के रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और चप्पे चप्पे का हाल बता रहे हैं। आइए देखते हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो का क्या है हाल। काठमांडू शहर के बीचों बीच सुंदरा टावर पे मौजूद है। यही वो जगह है जहां उम्मीद की जा रही है, एक आशंका है कि सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। ये एक हेरिटेज साइट हुआ करता है काठमांडू के बीच में, काफी पुराना टावर है, 7 फ्लोर का टावर है और अमूमन यहाँ छुट्टियों के दिन और ऐसे भी वर्किंग डेज में भी बड़ी संख्या में लोग पूरे परिवार के साथ आते थे, यहाँ छुट्टियां मनाने आते थे, पिकनिक मनाते थे। साथ में यहाँ रेस्टोरेंट भी था इस कैंपस में। और ये 7 फ्लोर के टावर पे ऊपर जब आप चढ़ते तो पूरा काठमांडू का विहंगम दृश्य आपको दिखता। जिस दिन ये घटना हुई है, कल की बात है, उस दिन भी वो सैटरडे था जो कि यहाँ पे छुट्टी होता है। जैसे हमारे भारत में संडे को छुट्टी होती है, यहाँ सैटरडे को छुट्टी होती है और बड़ी संख्या में टूरिस्ट जो है पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ लोग इस टावर के ऊपर मौजूद थे। हम मौजूद हैं काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर प्रांगण में और ये हिंदुओं के लिए, पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा धर्मस्थल है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह की क्षति हुई है पशुपतिनाथ टेम्पल में। ये जो बिल्डिंग है और उस तरह की कुछ और बिल्डिंगें हैं जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें कुछ लोग जो है उसमें घायल हुए हैं और 10 से 12 लोग घायल हुए हैं जो आंशिक रूप से घायल थे, जिन्हें बाद में अस्पताल में चिकित्सा के बाद उन्हें वहां से छोड़ दिया गया। तो जिस तरह की आशंका की जा रही थी उस तरह की क्षति जो है पशुपतिनाथ टेम्पल प्रांगण में नहीं हुई है। और ये जो पूरा प्रांगण है, अब जो प्रभावित लोग हैं उनके लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम खबर। नेपाल के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं। नेपाल के अलावा भारत में भूकंप से मची तबाही पर चर्चा हो रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमिताभ, कल भी एक ऐसी ही बैठक हुई थी, आज भी इस बैठक के बारे में क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस मामले में। कम से कम नेपाल के साथ जो मैत्री संधि है और नेपाल का जिस तरह से सामरिक महत्व है भारत के लिए, वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री सबसे आगे बढ़कर खुद सहायता देने का जो पहल की थी वो काफी सराहनीय थी। और दूसरी बात, वो खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं सारे घटनाक्रम को और सारी सामरिक दृष्टि को। इसीलिए तमाम मंत्रियों के साथ बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं कि आगे मदद कैसे पहुंचाई जाए। अब से थोड़ी देर के बाद 11 बजे जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा शुरू होंगे, दोनों सदनों में शोक प्रस्ताव भी पढ़ा जाएगा। लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमार भी पढ़ेंगी ये शोक प्रस्ताव और नेपाल के साथ पूरी तरह से सॉलिडारिटी के साथ भारत लगा रहेगा, ये संदेश भी दिया जाएगा। शुक्रिया आपका, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। और नेपाल और भारत में भूकंप से मची तबाही पर हमारी ये खास कवरेज लगातार जारी है। IBN 7 की आपसे अपील भी है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। पल पल की सटीक जानकारी के लिए देखते रहें IBN 7। हिमालय की गोद में बसे नेपाल में जलजला, भयानक भूकंप ने सैकड़ों की जान ली। हर तरफ दुख, मातम, बेबसी। पल पल की कवरेज के लिए नेपाल पहुंची नेटवर्क 18 की सबसे बड़ी टीम। भूकंप के हर अपडेट के लिए देखते रहिए IBN 7।